नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। वसुधैव कुटुंबकम, यही भारत का दम। विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब एक परिवार है और यही दम इस वक्त भारत की धरती से पूरी दुनिया देख रही है। जो माहौल घर में है, उत्सव होने पर होता है, वही इस वक्त दिल्ली में है। दूर देशों से दुनिया भर के ताकतवर कल से शुरू हो रहे G20 समिट के लिए आ रहे हैं। भारत स्वागत का मंडप बना हुआ है और उनका स्वागत कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आ चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत बाकी मेहमान भी आ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आने से पहले बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा कि हर बार जब हम जुड़ते हैं, हम बेहतर होते जाते हैं। वही बात है जो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम बोलकर कही जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उम्मीद है कि विश्व के नेताओं से सार्थक चर्चा होगी। भारत के लिए G20 सबसे खास है क्योंकि भारत मेजबान भी है और सबको जोड़ने की भूमिका में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति शाम को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे टाइट शेड्यूल है। 3 दिन में उनकी 15 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है। पिछले दिनों को सवाल भी उठे थे, G20 का आयोजन होना कौन सी बड़ी बात है और इससे क्या हो जाएगा। तो ये भी जानेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की विश्व गुरु नीति क्या है और इस आयोजन से क्या मिलेगा और भारत को क्या क्या फायदे हैं। जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर रहा है, तो भारत की एक अहम भूमिका है। पूरा देश मिलके एक पीपल्स G20 है, हम इसको सफल बनाएंगे। तो इसी पर बात करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे किसको क्या मिलेगा, किसको क्या क्या फायदा होगा, दुनिया इसे किस दृष्टि से देखती है। क्योंकि भारत के लिए हमेशा से हमारी सनातन परंपरा में पूरी दुनिया एक परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली। ये बात आज G20 के लोगों में, उसके मोटो में भी कही गई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ प्रदीप भाटी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और डॉक्टर अजय आलोक जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। कितना बड़ा क्षण है भारत के लिए, भारत के डिप्लोमेसी के लिए, भारत की राजनीति के लिए आज? देखिए, भारत के लिए अद्भुत ऐतिहासिक क्षण है और ऐसा नहीं कि G20 की बैठकें पहले नहीं होते रही, पहले भी होते रही हैं, लेकिन भारत ने इस बार जो सबसे बड़ा काम किया, जो आज तक किसी G20 सम्मेलन में नहीं हुआ, कि उभरते हुए देश, जिनको हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, उनको हम इस मेजबान पे लाने में सफल हुए। और जो हमारा कंसर्न था, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मान के हम एक साथ आगे कैसे बढ़ें और GDP केंद्रित ना होकर मानव केंद्रित कैसे रहें और मानवीय समस्या, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है कोविड महामारी के बाद। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना बढ़ी है और भारत हमेशा से मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील रहा है, इस हद तक कि इस महामारी के दौरान भी अपनी वैक्सीन देते हुए 140 करोड़ लोगों को हमने कम से कम 137 देशों में वैक्सीन सप्लाई की। स्वास्थ्य परियोजना से कैसे लोग जुड़े, क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट इसका सबसे मुख्य मुद्दा होगा। इन सब तमाम परिजनों के साथ साथ इतना भारी पार्टिसिपेशन देश का और पूरी दुनिया का यह मानना कि यस वी हैव अराइव्ड, भारत इज देयर, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। और कल और परसों इसके आयोजन करके जब हम मुक्त होंगे तो हर भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा रहेगा कि हमने एक इतनी अच्छी मेजबानी की जिसके पूरे विश्व ने एक सुर से तारीफ की। और सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये भी होगी
कि चीन ने समर्थन कर दिया है, यूरोपियन यूनियन ने समर्थन कर दिया है कि पहली बार अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लिए बहुत मजबूती और बहुत सुखद पहल का ये आने वाले 2 दिन होने वाले हैं, 48 घंटे। प्रधानमंत्री जकार्ता गए, जकार्ता से आ भी गए, आसियान इंडिया समिट में भाग ले लिया। उसके बाद 3 दिन में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे G20 समिट के अलावा। ये क्या दर्शाता है डॉक्टर जी आलोक जी? ये वही चीज दर्शाता है दीपक जी कि ये वही प्रधानमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री था 10 साल, जिसने 2002 से आज 2023 हो गया 21 दिन में 1 दिन की छुट्टी नहीं ली और निरंतर 18 घंटे काम करते रहे और एक बार भी ना किल से ना एक बार भी अपनी तारीफ की। और यही संभव है कि इतने एनर्जेटिक होते हुए, सब काम करते हुए और 3 दिन में 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से द्विपक्षीय मुलाकात के बावजूद हर बहुपक्षीय वार्ता में सम्मिलित रहेंगे और सबका व्यक्तिगत तौर पे सारे राष्ट्राध्यक्षों को स्वागत करेंगे। तो ये उनकी अद्भुत कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता को दर्शाता है और ये देश के लिए सौभाग्य है। देश के लिए सौभाग्य। लेकिन प्रदीप भाटी जी, आज राजनीति से थोड़ी इतर बातें करते हैं, देश के बारे में बातें करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पाने का मौका है भारत के लिए G20 का समिट? धन्यवाद दीपक जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि G20 का जो अभी इंडिया में हो रहा है, ये शायद 1 साल पहले भी हो सकता था, जो मेरी जानकारी है। अगर मैं गलत हूँ तो आलोक जी ठीक कर देंगे। ये लास्ट ईयर भी हमें मेज़बानी का अवसर हमारे लिए था, हम तो 1 साल और डिले कर गए। हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई उस 1 साल के अंदर वो लूज़ कर दी हमने। लेकिन फ़िलहाल जो भी हुआ वो अभी G20 में हमें आगे देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण बात ये, कुछ दिन पहले जो गिव एंड टेक की बात इंडिया गठबंधन के जो स्टेटमेंट आया था उसके अंदर हो रही थी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि गिव एंड टेक में इंडिया G20 से क्या क्या हासिल करने वाला है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस है वर्ल्ड से और कुछ वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन है हमसे। डेफिनेटली जब हम इतना पैसा बहा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे यूथ को, हमारे लेबर्स को, हमारे बिजनेसेस को, हमारे बिजनेसेस के अलावा हमारी टेक्नोलॉजी के लिए क्या स्ट्रेंथन होंगी, वो चीज़ें हम देखना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि G20 में क्या हम परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोई ठोस कदम या ठोस आश्वासन ले पाएंगे। हम रशिया से, बिकॉज रशिया के प्रेसिडेंट तो नहीं आ रहे हैं और चाइना के भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल दोनों के नहीं आते हुए भी हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि रशिया जो स्पेयर पार्ट्स, डिफेंस स्पेयर पार्ट्स में हम उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, उस पर क्या पहल हमारी भारतीय सरकार करेगी। दूसरा, चाइना पे जो बॉर्डर इशू चल रहा है, जो चाइना ने हमारी ज़मीन पे कुछ भाग जो सुनने में आया है कब्जे किए हुए हैं, उस पर क्या 19 राउंड के बाद उसकी क्या पहल हुई है। इन सब के साथ साथ हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि देश, क्योंकि G20 एक ज़रूर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक मेंबर की तरह भाग ले रहे हैं, लेकिन जहां हम देखें G20 में जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ग्रोथ हमारी जीडीपी इन रियल टर्म्स लगभग इंक्रीमेंटल ग्रोथ 4 से 4.5% के ऊपर के आसपास रही है। हमारी जो इकनॉमी, अगर हम देखें जीडीपी इकनॉमी को भी अगर कंपेयर करें हम, तो हमारा पर कैपिटा इनकम भी लगभग 1/10 है इन देशों से, अमीर देशों से, और लगभग एवरेज भी हमारा 1/5 है। तो हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं इन देशों से। इसके साथ साथ कुछ अगर आंकड़े भी अगर हम शेयर करूं मैं, तो हमें पता चलेगा कि G20 हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी उसको सही तरह से बाकी देशों के साथ नेगोशिएट करें। देखिए कितना टाइम, घंटे काम करते हैं, कितना दिन लगाते हैं, ये सब मैटर नहीं करता है जब वर्ल्ड डिप्लोमेसी में हम सब ये चीज़ें देख रहे होते हैं। जब हम जरूर देखते हैं कि हम हेल्थ इंडेक्स के अंदर लगभग 157 प्लेस में 161 देशों में से बहुत नीचे हैं। हमारा जो बजट है बहुत कम है हेल्थ के ऊपर, जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अगर प्रेस की फ्रीडम की बात करें तो 161 नंबर पे हैं 180 देशों में। ऐसे ही हम और आंकड़े देखें, ह्यूमन राइट्स में भी हम बहुत नीचे हैं। हम
हम पॉवर्टी में देखें, हम सबसे गरीब देश, नंबर्स में सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत देश के अंदर रह रहे हैं। उनके उत्थान के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए हम क्या करने वाले हैं G20 में, ये सब मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी को ठोस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी देश की जनता के लिए। हम ये जरूर देख लेते हैं कि मोदी जी बहुत सारे देश होके आए, अभी आसियान भी होके आए, तो उस पर क्या हमें क्या मिला, देश को क्या मिला? क्या हमने कोई FTA पे साइन कर लिया या फिर हम कोई और नेगोशिएशंस कर रहे हैं? देश ये जानना चाहता है, लेकिन वहां तरह से बिल्कुल इंफॉर्मेशन ऐसे छुपाई जाती है कि देश या तो विपक्ष या देशवासी कोई दुश्मन देश की तरह व्यवहार भारतीय जनता पार्टी करती है उनके साथ में, कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। अजय आलोक जी, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, चीजों में हम बहुत पीछे हैं, जानकारियां छुपाते हैं, ये आरोप लग रहा है। इसमें क्या उसके बाद मैं अभय दुबे जी के पास आऊंगा। अभय दुबे जी जुड़ गए। देखिए दीपक जी, आज बड़ा स्पष्ट मानना है मेरा कि आज राजनीतिक डिबेट की कोई जगह नहीं है। जी हाँ, मैं भी यही सवाल मैंने उनसे भी पूछा था। आरोप प्रत्यारोप, हमें नहीं किया तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बुआ फूफा का लड़ाई हम लोग बाद में कर लेंगे। आज भारत की आवाज बन जाए जरा, क्योंकि पूरा विश्व हमें सुन रहा है। G20 का क्या चीज है भाई? एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है। एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पे भारत को अध्यक्षता करने की जगह मिली है, और उस वैश्विक प्लेटफॉर्म को जहां हम पहले दिल्ली तक सिमटा देते थे, कुछ प्रमुख शहरों तक सिमटा देते थे, 200 शहरों से ज्यादा हमने आयोजन किया पिछले 30 नवंबर से शुरू करके। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कि हर भारतवासी के पास ये जाए कि ये गौरव हमें मिला है। आज आप देखिए भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम UPI, आधार, ये सब कर रहे हैं, उसके साथ हमारा वैश्विक करार 8 देशों के साथ हो चुका है, जिसने इसकी तारीफ की है। आज हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन रहा है। आज हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व का इंटरेस्ट है। आज अमेरिका, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री जी बैठेंगे तो जेट इंजनों की कीमत पे बातें तय होंगी। एक से एक बढ़ के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक सबने भारत की भूमिका को सराहा है। तो आज हम एक सुर में बात करें, अपने देश के लिए बात करें। ये तुच्छ राजनीति हम लोग बात के लिए रख लेते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज पहली बार विश्व में किसी ने उठाई और बन के उभरा, तो वो भारत उभरा है। ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, इसे समझा जा सकता है कि ग्लोबल साउथ की पहले कोई सुनता नहीं था। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे ऐसे देशों को कोई पूछता नहीं था। आज वो आवाज बन के उभरे और भारत के साथ इच्छुक है अपने कारोबार करने को। सेंट्रल एशिया का कितना बड़ा एक रोल आ गया, इंडो पैसिफिक में कितना बड़ा चेंजेस आए हैं। ये सब तमाम चीजें हैं जो G20 के महत्व से भारत का महत्व बढ़ता है। तो आज देश का महत्व बढ़ रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश मजबूत रहना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। इसी विजन के साथ आज देखिए, आज मुझे नहीं लगता है मैं किसी भी तुच्छ राजनीतिक आरोपों को जवाब देने के लिए बैठा हूं। ठीक है अभय दुबे जी, आज एक पॉजिटिव नोट से बात शुरू करते हैं। तारीफ कर दीजिए आज सरकार की नहीं, देश की कर दीजिए G20 के सफल आयोजन के लिए। नहीं, स्वाभाविक है, हमारा देश को गौरव है कि हमें यह अवसर प्राप्त मिला कि हम लोग G20 नेशन के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं समूचे देशवासियों को बधाई देता हूं। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि इस पे राजनीति ना हो। हमने तो शुरुआत दीपक जी की नहीं, राजनीति शोभा नहीं देता था इस सरकार ने प्रारंभ की। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको इन्विटेशन तक आपने नहीं भेजा। जब आपने डिनर के लिए इनवाइट किया, चीफ मिनिस्टर्स को किया, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो देश के सबसे बड़े दलित नेता भी हैं, उनको बड़ा हृदय दिखाकर आपको निमंत्रित करना चाहिए था। फिर एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इन्विटेशन। तो आपको शर्म आ रही थी, हिंदी में इन्विटेशन दे देते, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र दे देते, क्योंकि राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स करता आर्टिकल 74 में। खैर इन बातों को दरकिनार करें तो कुछ सुधार की आवश्यकता हमको है, और वो हमको बात करनी ही होगी कि क्या इन G20 नेशंस में हमारी पर कैपिटा GDP सबसे लोएस्ट है। इन G20 नेशन में पर कैपिटा इनकम हमारी सबसे लोएस्ट है। हेल्थ स्पेंडिंग हमारी 3% से नीचे, 3% के लगभग है, और 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी 5% से नीचे है। तो हेल्थ के, इकोनॉमी के, सोशल इंडिकेटर्स पर भारतवर्ष को अधिक काम करने की आवश्यकता है। जहां तक रशिया और चीन के नहीं आने का प्रश्न है, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कई बार होती है, डिप्लोमेसी होती है कि कुछ देश नहीं आते, मगर फिर भी हम गौरवपूर्ण तरीके से अपना आयोजन करते हैं।
हाँ, ये बात जरूर है। मिडिल ईस्ट की कुछ देश जैसे सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, वो कश्मीर में जब हमने आयोजित किया था अपना G20 का प्रोग्राम, जैसा अजय आलोक कह रहे हैं, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और मिस्र ने तो बड़ा मुखरता से इस बात को उठाया भी, और इस्लामिक जो देशों का समूह है उसमें भी इसकी खिलाफत की। हम उसकी निंदा करते हैं। मगर अभी जो पीयू की ने एक रिसर्च किया, आपका ऑडियो चलेगा अभी जी। अभय जी का ऑडियो फ्रीज हो गया है। अजय आलोक जी, मैं अपनी बात रखें उससे पहले मैं अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़ना चाहता हूं। मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनको भी जोड़ा जाए। और G20 पर चूंकि बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नोट पर बात होनी चाहिए, किसी डिप्लोमेट को भी जोड़ लिया जाए, मेरा ये मानना है। हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। अजय आलोक जी, जो बात अभय दुबे जी कह रहे थे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं अभय दुबे की कोई बात पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं आज बस खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रफुल्लित हूं कि मेरे देश को पिछले 1 वर्षों से लगभग 200 से ज्यादा लगभग बैठकों में लगभग 90 से ज्यादा देशों ने देखा है, हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा को समझा है, वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है उसको समझा है, भारत की भूमिका को सराहा है, और एक बदलते भारत को देख के उनको विश्वास हुआ है कि हाँ, ये एक नया भारत है, एक नई शक्ति है, जिसके साथ रहने में, जिसके साथ चलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत जो अपना एक विजन आज इस G20 में दे रहा है कि सब देशों के इस चुनौतियां क्या है G20 में। आज वैश्विक महामारी के बाद हम इस जब G20 कर रहे हैं तो चुनौतियां क्या है कि विश्व में आज गिरती अर्थव्यवस्था के साथ भारत सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए लोगों का उसमें विश्वास है। एक सबसे स्टेबल इकोनॉमी है, इसलिए लोगों का विश्वास है। भारत के सामने समस्या क्या है कि ईस्ट और वेस्ट का पोलराइजेशन इतनी हद तक हो चुका है। चाइना वर्सेस यूएस का 2 सुपर पावर के बीच में समन्वय बना के कैसे चलना है, इसमें लोग भारत की भूमिका देख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे समाप्त करना है, खाद्य समस्याओं से कैसे नियंत्रण करना है, इसमें लोग भारत की भूमिका देख रहे हैं। इन तमाम उपलब्धियों को देखते हुए मैं आज प्रफुल्लित हूं और हर भारतीय प्रफुल्लित है। इसलिए आज मैं किसी भी आरोप प्रत्यारोप के बहस में नहीं जाना चाहता हूं। ये हर देशवासियों के लिए गर्व का क्षण होना चाहिए। यह आयोजन हो रहा है और पूर्ण सफलतापूर्वक आयोजन होगा, और जब यहां से हमारे डेलीगेट्स बाकी देश के राष्ट्राध्यक्ष लौटेंगे तो एक बदले हुए भारत का इमेज लेके जाएंगे। आप ये सोचिए कि ये भारत के विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी बात है। आज जो हमारा FDI हम कहते हैं कि इतने बिलियन डॉलर्स बढ़ गया, कितनी बढ़ोतरी होगी आने वाले 1 साल में इस बढ़ते इमेज के साथ। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवीन ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, हर चीज में भारत आज एक अग्रिम भूमिका निभा रहा है। ये ऐसे नहीं होता है। एक विस्तृत सोच, एक विस्तृत निश्चित विजन और एक सधे हुए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने वाला भारत आज विश्व के लिए अनुकरणीय बन गया है। दीपक जी, हमको और आपको खुद कभी विश्वास नहीं हो सकता था कि इतने बड़े सम्मेलन की अगुवानी करने में हम सफल होंगे। हमारे पास एक विज्ञान भवन होता था, मैक्सिमम 1,500 लोग, 2,000 लोग की बैठने की क्षमता होती थी। कितनी क्षमताओं का विकास किया है हमने, अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में हर जगह एक साथ इतने लोग का सम्मेलन करना, ये मामूली बात है, ये मामूली उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि ये आज आनंदित होने का समय है। आज व्यर्थ की डिबेट, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हम यहां पे हैं, आज उसका समय नहीं है। वो परसों की बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसीलिए भारत मंडपम की झलक दिखाने के लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं विशाल पांडे के पास। विशाल, आप जी न्यूज के दर्शकों की आंखों से बताइए कि भारत मंडपम में हो क्या रहा है। आप जी न्यूज के दर्शकों की आंखें हैं जो भारत मंडपम में नहीं जा पाए हैं, आप बताइए कि है क्या वहां पर जिसके बारे में इतना सुना। दीपक जी, बिल्कुल, देखिए, भारत मंडपम भारत की सांस्कृतिक विरासत की पूरी झलक है। यहाँ पर जब आप पूरे इस भारत मंडपम में घूमेंगे तो आपको हर राज्य का कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ ही भारत ने अपने लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के इतिहास के बारे में यहाँ विस्तार से बताया है, क्योंकि भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक के कार्यकाल, भारत के चुनाव, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इन सब का डिजिटल एक वॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई
चाहिए ताकि जो विदेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भारत के लोकतंत्र से रूबरू हो सकें। दूसरी बात, क्योंकि भारत मंडपम में मैं मौजूद हूं, सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि आप ये देखिए पूरा एक लाइन से उन तमाम देशों के झंडे आपको दिखाई पड़ेंगे जो G20 के सदस्य देश हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है और इस 2 दिन के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी इस पूरे मंच पर। लेकिन आज सबसे अहम है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात। आप देखेंगे इससे पहले जब जून में पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो जो बाइडेन ने किस तरह से उनका स्वागत किया था, राजकीय भोज का आयोजन किया था, 3 दिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हुई थी। लेकिन अब व्हाइट हाउस से जो बाइडेन सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास है जहां पर वो रहते हैं, और ये द्विपक्षीय वार्ता पीएम मोदी के घर पर होगी। उसके बाद डिनर का भी आयोजन जो बाइडेन के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कई संदेश ऐसी मीटिंग्स में छिपे होते हैं, कई बड़े संदेश होते हैं। इससे यह मैसेज जाता है कि भारत का जो कद है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कितना ज्यादा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब जो बाइडेन की आज ये मुलाकात होनी है, इसमें दोनों देशों के रिश्तों पर बात होगी और कई ऐसे बड़े सेक्टर हैं, चाहे वो डिफेंस की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें, साइबर सेक्टर की बात कर लें, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में, क्योंकि इसरो और नासा ने साथ मिलकर काम करने का एक करार भी किया हुआ है और इस साल के अंत तक एक बड़े मिशन पर दोनों जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखिए इंडो पैसिफिक का क्षेत्र हो, इन तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। लेकिन जब भारत पहली बार इतने बड़े इवेंट का, इतने बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट का यहां पर आयोजन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इस पूरे भारत मंडपम की जब आप तस्वीर देखेंगे, इसमें कल्चर कॉरिडोर है। कल्चर कॉरिडोर का मतलब यह हो गया कि जितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन देशों से कुछ ना कुछ उनकी सांस्कृतिक विरासत को भी यहां मंगाया गया है। भारत ने तो अपनी तरफ से ऋग्वेद को रखा है, लोकतंत्र के बारे में बताने के लिए पाणिनि अष्टाध्यायी को की एक कॉपी यहां पर रखी है, गंगा को दिखाया है, हिमालय को दिखाया। ठीक है विशाल, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। कुल 15 देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होनी है, बायलैटरल मीटिंग होनी है और मॉरिशस के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है। क्या एजेंडे पर है ये भी समझेंगे, लेकिन विशाल आप बता रहे थे क्या क्या रखा गया है वहां पर। मॉरिशस के अलावा जो है थोड़ी देर बाद जब जो बाइडेन आ जाएंगे तो जो बाइडेन को उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग बुलाया है। आप आगे बढ़े उससे पहले ये सवाल जरूर जानना चाहूंगा। हम दरअसल देखते हैं कि ऐसी जितनी भी मीटिंग होती हैं, प्रधानमंत्री अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष को इन्वाइट करते हैं तो या तो राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है या फिर हैदराबाद हाउस के अंदर होता है। पहली बार 7 लोक कल्याण मार्ग जाने का मतलब क्या है? बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि ये बाइडेन और मोदी की दोस्ती का आप इसकी गहराई को समझ सकते हैं, किस तरह से मोदी और बाइडेन के रिश्ते दोस्ताना संबंध है। क्योंकि जो बाइडेन का 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, हैदराबाद हाउस में इस तरह की द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं, लेकिन कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ कूटनीतिक या संदेश इस तरह के देने होते हैं जिसका असर दूर तक जाए और किसी देश का महत्व कितना है यह जब बताना होता है तो कुछ इस तरह की चीजों का सहारा लिया जाता है। जो अमेरिका जब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं संदेश पूरी दुनिया को यही है कि भारत का जो कद है, भारत की जो स्थिति है आज की देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो काफी महत्वपूर्ण है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है दीपक जी जो रूस के साथ भी बातचीत उतनी ही अच्छी रखता है, अमेरिका के साथ भी अपनी बात उतनी ही अच्छी रखता है। रूस के साथ वो तेल को भी आयात करता है अपने हितों को ध्यान में रखकर। और पीएम मोदी ने समरकंद में जो एक लाइन दी थी कि यह युग युद्ध का नहीं है, उस लाइन को दुनिया भर के नेताओं ने उठाया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री के घर पर होंगे तो तमाम मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल होंगे। जाहिर तौर पर रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भी जरूर बातचीत होगी, इस बात की संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ही इस पूरे समस्या के समाधान की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है, वो चल रही है। अब से थोड़ी देर बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी और फिर शाम 7:45 पर जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात शुरू होगी। 3
3 दिनों में 15 द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस G20 शिखर सम्मेलन से पहले बाइडेन और मोदी का मिलना, पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर रहेगी। कुछ महीनों पहले द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, कई मुद्दों पर करार हुआ था और समय समय पर दोनों नेताओं के बीच में हम मुलाकात देखते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। चाहे बाली में मुलाकात हुई हो या फिर हिरोशिमा में जो साइड लाइन में क्वाड के मुलाकात हुई थी, और हमने जापान से भी तस्वीरें देखी थी कैसे जो बाइडेन चलकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे थे, उन्हें गले लगाया था। और क्वाड के दौरान हमने ये भी सुना था कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए अमेरिका में किस तरह से पूरी जो सीटें थी वो बुक हो जा रही हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये भारत की बढ़ती हुई ताकत की तस्वीर है जब जो बाइडेन आज 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। आपने सही कहा, हमारे कहते हैं ना, दोस्ती करनी है, आपने घर बुलाया, ठीक है आप मेरे घर आइए। घर तभी जाया जाता है भारतीय परंपरा में जब आपकी दोस्ती प्रगाढ़ हो, या फिर आप बाजार में मिल लेते हैं, दुकान में मिल लेते हैं, कॉफी शॉप में मिल लेते हैं, होटल के अंदर मिल लेते हैं। ये घर बुलाने वाला कल्चर मेरे ख्याल से इसी सोच का नतीजा है। विशाल, संक्षेप में जवाब रखिएगा। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही उदाहरण का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये बाइडेन और मोदी की दोस्ती, भारत और अमेरिका की दोस्ती, अमेरिका भारत के महत्व को समझता है क्योंकि भारत का जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बड़े मंचों से सुधारने की बात की है, जिसमें सुधार भी आया है, उसको लेकर, और भारत जो मेक इन इंडिया अपने प्रोजेक्ट चला रहा है या फिर और बड़े ऐसे प्रोजेक्ट जिसको लेकर पूरी दुनिया को ये लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत के पास बहुत सारे अवसर है, तो कोई भी देश दुनिया का भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत ही करना चाहता है। ठीक है, प्रवींद्र जगन्नाथ जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, उनके साथ बैठक जो है शुरू हो चुकी है। ये भी खबर आ रही है कि ऋषि सुनक ने भारत लौटते ही एक इंटरव्यू दिया है जो जल्दी ही ANI पर प्ले होने वाला है, ये जानकारी भी मिल रही है। विशाल से मैं समझ रहा था, देखिए अंतर क्या होता है, डिप्लोमेसी क्या कहती है, डिप्लोमेसी में हर एक बात का महत्व हो रहा है, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या खाना परोसा गया, कितनी आत्मीयता थी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसे थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी या चेहरे पर तमतमाहट थी, सब कुछ देखा जाता है। इसी का नाम डिप्लोमेसी है, इसी का नाम कूटनीति है। इसीलिए जो है मैं विशाल से पूछ रहा था, देखिए घर आने जाने का सिलसिला भारत और अमेरिका के बीच शुरू हो गया है। यह बताता है कि हम एक स्तर के दोस्त हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना दोस्ती में आंख से आंख मिलाकर बात करना, हाथ से हाथ मिलाकर बात करना, ये तमाम उसी तरह की टेक्निक होती है जिनका द्विपक्षीय वार्ता में जो है सामने निकल कर आती है, डिप्लोमेसी के अंदर सामने निकल कर आती है। मॉरिशस एक ऐसा देश जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा देश जो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से जो लोग वहां पर बसे गए, मॉरिशस हमारे यहां से गए, और अब एक वहां पर यह कहे कि बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है तो गलत नहीं होगा। प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। प्रणय, सबसे पहले शुरुआत में यही करता हूं कि मॉरिशस के साथ हमारे टेबल पर क्या महत्व भारत और मॉरिशस के ह्यूमन रिश्तों का और डिप्लोमेटिक रिश्तों का। देखिए, अगर नेबरहुड की बात की जाए दीपक जी, तो मॉरिशस भारत के लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाहे हिंद प्रशांत की रणनीति के लिहाज से बात की जाए, उसकी लोकेशन के हिसाब से बात की जाए, कई लिहाज से भारत के लिए काफ़ी एक रणनीतिक जो पोस्ट होती है वो हो सकती है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट कहा जा सकता है उसे भारत के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर न केवल भारतीयों की एक बड़ी संख्या और बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है, इसके अलावा हिंद प्रशांत में जो मॉरिशस की स्थिति है उसके लिहाज से भी वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक जगह है। और यही वजह है कि आप देखें, इससे पहले भी कई बार हमेशा भारत ने मॉरिशस को एक खास अहमियत दी है और इसीलिए G20 जैसे बड़े आयोजन के अंदर मॉरिशस वहां पर मौजूद है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि वो मुल्क भारत ने खासतौर पर इस चीज की कोशिश की है कि ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर वो इस G20 की बैठक को बना सके। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता की शुरुआत ही जो है वो ग्लोबल साउथ के समिट के साथ में की थी और उसमें छोटे उन देशों का प्रतिनिधित्व भी मॉरिशस करता है जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, G20 जैसी बड़ी टेबल के ऊपर नहीं है। तो भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं खासतौर पर इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो। और मॉरिशस के लिहाज से अगर अभी हम बात करें, हिंद प्रशांत की रणनीति के लिहाज से भी बात करें, चीन को मात देने की भारत की जो रणनीति है उसके लिहाज से भी अगर बात करें तो न केवल भारत के लिए बल्कि जो इंडो पैसिफिक की पूरी स्ट्रैटेजी है, खासतौर पर अमेरिका के लिए भी, दुनिया के विकसित मुल्कों के लिए भी, जिसके लिए वो तमाम देश जो है वो भारत के साथ आ रहे हैं, उनके लिहाज से भी मॉरिशस एक महत्वपूर्ण जो किरदार है उसके तौर पर उभर सकता है। और यही वजह है कि इस टेबल के ऊपर उसे भी अपनी बात कहने का, उनसे मिलने का, उन तमाम चीजों को बताने का मौका
मिलेगा। तो इसमें कई लिहाज से कहा जाए कि भारत ने न केवल मॉरिशस को मौका दिया है बल्कि अपने एक रणनीतिक साझेदार को भी अपनी टेबल के ऊपर साथ बैठाया है। जी, हम इंडो पैसिफिक, नया सामरिक, ग्लोबल साउथ काफी सुनते हैं। मुझे बड़ी आसान भाषा में समझाइए, चीन को हम इससे कैसे, मतलब चीन को हम किस तरह से घेराबंदी कर पाएंगे? क्योंकि चीन शी जिनपिंग आ नहीं रहे हैं, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंडो पैसिफिक और क्वाड, ये दो शब्द बड़े सुनने को आ रहे हैं प्रणव। तो आप समझाइए दर्शकों के हिसाब से कि ये क्यों किया जा रहा है और इससे सामरिक दृष्टि से विश्व का माहौल कैसे बदलेगा, चीन की दादागिरी कितनी कम होगी? देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, अगर आप भारत के नक्शे को कभी उल्टा करके देखें ग्लोब के अंदर या गूगल मैप्स के ऊपर, तो आपको ये दिखेगा कि भारत का जो नॉर्थ में, जहां से हम अपनी रणनीति आम तौर पर तय करते हैं कि हम चीन और पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, लेकिन अगर भारत का आप दक्षिण हिस्सा देखें, नक्शे को उल्टा करके देखें, तो आपको लगेगा कि भारत के पास कितना खुला आसमान है, या कहा जाए नीला समंदर है उसके दोनों तरफ, उसके ईस्ट कोस्ट में भी और उसके वेस्ट कोस्ट में भी। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल समंदर ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसका एहसास न केवल भारत को है बल्कि दुनिया को भी अब बहुत अच्छी तरीके से है। दुनिया का 60% जो कारोबार है, जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो इसी इंडो पैसिफिक से, इस हिंद प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। खासतौर पर जो सप्लाई लाइंस हैं, और खासतौर पर चीन के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो चीन का जो तेल की रसद है वो इसी रास्ते से होकर जाती है। वो उसके अंदर छटपटाहट है, इसीलिए वो ग्वादर के पोर्ट के ऊपर, हम्बन टोटा के पोर्ट के ऊपर, इसके अलावा जो सितवे पोर्ट है उनको हथियाने की कोशिश कर रहा है। वो अलग अलग जगह नाके बनाना चाहता है ताकि उसका ये रास्ता जो है, जहां पर भारत की दखल है, जहां भारत की पैठ है, वो रास्ता उसके लिए कम हो। और हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर अगर आप देखें तो मॉरिशस हो, सेशल्स हो, मालदीव्स हो, ये छोटे देश हैं, छोटे द्वीप देश हैं, लेकिन इन देशों की खास अहमियत इस लिहाज से भी हो जाती है कि इन देशों के अंदर भारत का एक अलग खास दबदबा है, भारत की एक अहमियत है। और भारत यहां पर सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो भारत यदि कोई प्रयास करता है, भारत की विकास योजनाएं हैं यहां पर, तो भारत को की एक स्वीकार्यता है इन मुल्कों के अंदर। और चीन को पटखरी देने के लिहाज से अगर आप रणनीतिक बिसात जमाना चाहते हैं हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर, तो वहां पर ये जो छोटे छोटे से खाने हैं, ये जो छोटे छोटे से देश हैं, जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़े ना हो, आर्थिक हैसियत के हिसाब से बहुत बड़े ना हो, लेकिन रणनीति के हिसाब से इनकी खास अहमियत है और भारत इनके ऊपर खास तवज्जो दे रहा है। इसीलिए प्रशांत के क्षेत्र के अंदर बढ़ाया है। यही अहमियत है भारत की, जिसकी अहमियत को, जिसके इंपॉर्टेंस को क्वाड भी समझ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को लगता है कि भारत के बिना उसकी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी संभव नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका ने जब केवल ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ मिलकर क्वाड बनाया तो ही उसमें भारत को नहीं लिया, बल्कि उसने यूएई के साथ, यानी भारत के वेस्ट कोस्ट की तरफ अगर आप देखें तो उसने इजराइल और यूएई के साथ जब गठबंधन बनाया तो भी उसने I2U2 बनाया, उस क्वाड के अंदर भी उसने भारत को रखा। तो अमेरिका भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं दीपक जी, क्योंकि अमेरिका को दुनिया का एक तरीके से सुपर पावर तो वो है ही सही, लेकिन दुनिया के ग्लोबल अफेयर्स में उसका अपना एक अलग दबदबा है। तो ऐसे में भारत ने मॉरिशस जैसे छोटे देश को जिस तरीके की अहमियत देते हुए इस बड़े मंच के ऊपर आमंत्रित किया है। भारत जिस तरीके से हमेशा कहता रहा है, आपने भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काफी समय कवर की है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग करते रहे दीपक जी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत हमेशा अपने साझेदारों को कैसे लेकर चलता है। ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर इस मंच के ऊपर बैठकर भारत ने जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया है, उसकी अहमियत तमाम छोटे देश भी अच्छी तरीके से समझते हैं। वो भारत ही है जिसने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल होने पर जोर दिया है। तो इसलिए भारत के इस दबदबे को, भारत की इस अहमियत को ये छोटे देश भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटे से आकार, न केवल आकार और आबादी के लिहाज से बल्कि आर्थिक रूप से भी, क्योंकि G20 एक बड़ा आर्थिक मंच है और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है तमाम छोटे मुल्कों के सामने, वो है पोस्ट कोविड वर्ल्ड की समस्याओं से जूझना, वित्तीय समस्याओं से जूझना, क्योंकि दुनिया भर के अंदर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। और इसीलिए भारत ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड बैंक, ये जो IMF, ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें अब सुधार करने की जरूरत है। ये वो जमाना चला गया। इन्हें बदले वक्त की बदली जरूरतों के मुताबिक लोगों को फाइनेंशियल सुविधाएं देने के लिए अपने ढांचे के अंदर बदलना होगा। साथ ही UN में बदलाव करने होंगे, तो जो कि दुनिया की मौजूदा वास्तविकता के अनुरूप हो। और भारत की इस बात का जो रेजोनेंस है, इसकी जो प्रतिध्वनि है, वो दुनिया के इन तमाम छोटे मुल्कों को भी लगता है कि कोई है जो हमारी तरफ से हमारी बात भी कह रहा है इस बड़ी टेबल पर। जी ठीक है। डिप्लोमेसी मैंने जिसे सीखनी शुरू की थी, विशाल तो मुझे वो हमेशा ये बात कहते थे, जब किसी देश जाओ तो जाने वाला एक्सपेक्ट करता है आए हो क्या लेकर आए हो, और जा रहे हो क्या देकर जाओगे। ये बड़ा सीधा है, जिसको हम कहते हैं ना गिव एंड टेक। हिंदुस्तानी भाषा के अंदर लेन देन का जो है अब हमारे बीच समझौता हो चुका है, या हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। विशाल, मैं आपसे, आप राजनीति भी कवर करते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा G20 की ये जो धमक साल भर सुनाई दी है, ये धमक कितनी दूर तक जाएगी आने वाले समय को देखते हुए?
देखिए दीपक जी, क्योंकि G20 को जिस तरह से पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में लगभग 60 शहरों में इसका आयोजन किया गया और इससे संबंधित कई कार्यक्रम किए गए। तो पहले होता क्या था, आमतौर पे और देशों में भी यही होता है कि उस देश की राजधानी में ही G20 से संबंधित सभी कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन भारत के पास जब इसकी अध्यक्षता आई तो इसे 60 शहरों तक पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में, सैकड़ों संख्या में यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। तो कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी, रुचि भी बढ़ी, लोग ये जानना भी चाहते रहे कि G20 क्या है, इसमें क्या होता है, क्या चीजें हैं। तो लोग बहुत गौर से इस पूरे कार्यक्रम को देखते रहे हैं और आज भी देश की जनता यह देख रही है कि G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं और भी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। और भारत क्योंकि पहली बार G20 की अध्यक्षता यहां पर कर रहा है, तो ये भारत के लिए काफी, आप कह सकते हैं, गौरव की बात है। और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, वो हर कोई हमसे भी फोन पे पूछ रहा है कि भारत मंडपम कैसा दिख रहा है, कौन कौन पहुंच रहा है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो लोगों में दिलचस्पी काफी ज्यादा है। और जिस तरह से इस इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ा, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उसकी धमक जरूर भारत में भी सुनाई देगी और विश्व में भी सुनाई देगी। क्योंकि जिस तरह से प्रणय जी ने बताया, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो विकासशील देश हैं, उनकी आवाज बनना इस वक्त भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वो तमाम देश भारत के इस मुहिम के साथ खड़े हैं। और अफ्रीकन यूनियन को इस G20 ग्रुप में शामिल करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है और इस पर तमाम देशों ने उनका समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं प्रवीण जगन्नाथ से जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है वो खत्म हो चुकी है, जो द्विपक्षीय बातचीत खत्म हो चुकी है। अभी आपको समझाया कितना महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मॉरिशस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है और प्रधानमंत्री हर इस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। 3 दिनों में 15 राष्ट्राध्यक्षों से मिलने वाले हैं। इतनी बैक टू बैक मीटिंग पिछले 30 साल में मैंने किसी प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखी है। G20 पहली बार भारत में हो रहा है और ये भी मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब यहां से मैं आता हूं, आपने मॉरिशस की बात की, ग्लोबल साउथ वाली, जिसका लीडर भारत बनना चाहता है। लेकिन दूसरा जो चक्कर है वो बहुत बड़ा है और दुनिया ये बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वो ये है अफ्रीकी देशों को दिए जाने वाला कर्ज, जो कोई देशों ने दिया है, जैसे चीन का नाम बार बार सामने आता है। भारत क्या G20 के लेवल पर इन देशों को आर्थिक मदद देने के लिए कोई बैंक क्या एक इनफॉर्मल या फॉर्मल सेटअप करने की बात कर रहा है क्या, प्रणय? देखिए दीपक जी, भारत इसके लिए कई जगह पे प्रयास कर रहा है। भारत के अपने द्विपक्षीय प्रयास हैं। भारत कई देशों के साथ मिलकर, जैसे एशियन ग्रोथ कॉरिडोर है जो कि वो जापान के साथ मिलकर करना चाहता है, और खासतौर पर अफ्रीका के, खासतौर पर पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया और ये जो अन्य देश हैं जो खासतौर पर पूर्वी अफ्रीका के देश हैं। मॉरिशस भी पूर्वी अफ्रीका का ही देश है। मॉरिशस के साथ अगर आप देखें, और आप देखिए प्रधानमंत्री की आज जो 3 मुलाकातें हैं वो बेहद खास चीज़ बताती हैं। बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, उसकी प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। LKM में ये मुलाकात हो रही है। साथ ही मॉरिशस, अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर भी मॉरिशस वहां पर मौजूद है। एक भारत का रणनीतिक पड़ोसी कहा जा सकता है, उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो रही है। यानी एक तरफ वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और साथ ही भारत के पूर्वी और दक्षिणी छोर के, पूर्वी और पश्चिमी छोर के ऊपर जो 2 महत्वपूर्ण मुल्क हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं। जहां तक आपने डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग की बात की, भारत इस प्राथमिकता पर जोर दे रहा है। चाहे श्रीलंका का मामला हो, चाहे दुनिया के अन्य मुल्कों का मामला हो, भारत लगातार हर मंच से इस बात को उठा रहा है कि दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के सामने पोस्ट कोविड वर्ल्ड में यूक्रेन रूस युद्ध के बाद इस समय सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं। और इसीलिए विश्व बैंक हो, वर्ल्ड IMF हो, ऐसी जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनको अपनी जो नियम हैं, उनको जिस तरीके से परिभाषित किए जाते हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है। बदले हुए वक्त के अनुसार सबकी विकास की जरूरतें बदली हैं और इसीलिए उनके वित्तीय साधनों को बदलने की जरूरत है। इसीलिए भारत इस मंच के ऊपर इस आवाज को उठा रहा है। और आज जब G20 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने ये सवाल पूछा तो भारत के वित्त सचिव की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले के ऊपर बीते 9 महीनों से भारत ने लगातार इंटेंसिव डिस्कशंस किए हैं। यानी लगातार इसमें शेरपा ट्रैक पर भी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर्स के ट्रैक पर भी बात हुई है और भारत की कोशिश है कि इसके अंदर सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हो ताकि डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग है उसके लिए एक मॉडल बन सके। क्योंकि ये वो तमाम देश हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की चुनौती से भी जूझते हैं। ये वो मुल्क हैं जिनके पास में आर्थिक साधन कमजोर हैं। ये वो मुल्क हैं इनमें से बहुत सारे जिनके पास आबादी का बोझ बहुत ज्यादा है। और एक बहुत खास चीज मैं बताऊं दीपक जी आपको, ये जो G20 की बैठक है इसके अंदर भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शोकेसिंग की है। भारत समाधान का देश है। यानी एक बड़ी आबादी का अगर आपको प्रबंधन करना हो तो उसका नमूना आप भारत में देख सकते हैं। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना हो, ठीक है।
बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। भारत हमेशा से पॉजिटिव था, हमेशा से पॉजिटिव रहेगा, रहा है और आगे भी रहेगा। और हम एक लंबी लाइन खींचने में एक लंबी लाइन खींचने में भरोसा रखते हैं, दूसरे की लाइन छोटी करने में नहीं। ये भारत की सदियों से चली आ रही व्यवस्था है। आरती टिक्को जी, एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतवासी के तौर पर आज गर्व का पल? बिल्कुल, बहुत गर्व है कि हम वैसे ही, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में ये दिखा दिया कि भारत का वर्चस्व, भारत की जगह जो दुनिया में है और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था जो हमने पिछले 9 साल में बाकी दुनिया के कंपैरिजन में हम बहुत आगे निकल गए। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ब्रिटेन जो कभी हम पे राज करता था, आज वही ब्रिटेन हमारी पॉलिसीज की प्रशंसा कर रहा है। हम ये मान के चले कि हाँ, भारत एक वर्ल्ड स्टेज पे वो अराइव हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा श्रेय, ये बिल्कुल सही बात है कि 1.4 बिलियन इंडियंस की मेहनत है इसके पीछे। 1.4 बिलियन लोगों की जो एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं हैं, वो सब उसके पीछे है। लेकिन अच्छी लीडरशिप जब तक उसे दिशा न दे, सारी आकांक्षाओं को दिशा न दे, एक मजबूत लीडरशिप जब तक उन सारी विशेस और डिजायर्स को फुलफिल ना करे, तब तक आप वर्ल्ड स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज गर्व बेशक हमें कंट्री पे है, लेकिन साथ ही साथ लीडरशिप पे भी हमें गर्व होना चाहिए कि ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, आपको इनफैक्ट पिछले साल मैं इंडोनेशिया गई थी जब G20 हुआ था, और G20 की मीटिंग्स बाली में हुई, और ये पहली कंट्री होगी शायद कि जिन्होंने 60 शहरों में, स्पेशली जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जो बहुत सारे क्रिटिक्स ने, बहुत सारे पेसिमिस्ट ने ये कहा था कि G20 इवेंट्स होंगे कैसे कश्मीर में जो पिछले 30-35 साल से आतंक से ग्रस्त है। तो ये प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये करके दिखाया। जो भी असंभव बातें थी पिछले 9 सालों में और स्पेशली पिछले 4 सालों में, जो भी हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे जिन चीज़ों की, वो हुई है पिछले 9 सालों में। वो डिजिटलाइजेशन हो, वो आर्टिकल 370 हो, कश्मीर में शांति की जो लहर उठी है, वो जो हमने सोचा भी नहीं था, वो आप UPI की बात कीजिए, आप इकोनॉमी की बात कीजिए, आप चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो डोकलाम हो, वो गलवान हो, ये सारी जी न्यूज़।